हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 15, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का हमारा जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है ताकि आप लोगों का जो इसका स्टोरी है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे प्रथम अफीम युद्ध के बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रथम अफीम युद्ध शुरू हुआ था। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय अफीम युद्ध कैसे हुआ, उसका कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, कितनी सारी संधियां करना पड़ा फिर से, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग प्रथम अफीम युद्ध के बारे में नहीं देखें तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। प्रश्न है द्वितीय अफीम युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, ठीक है। द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या है और उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखने से पहले हम इसको एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों को प्रथम अफीम युद्ध के बारे में स्टोरी बताए थे, उसी तरह आप लोगों को द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में एक छोटा सा स्टोरी बता देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए, द्वितीय अफीम युद्ध जो शुरू हुआ था वो प्रथम अफीम युद्ध के कारण हुआ था, जिसमें चीन को बहुत सारी संधियां थोप दी गई थी, ठीक है। क्या हुआ था कि जब प्रथम अफीम युद्ध शुरू हुआ था ना, तो उसमें जब चीन हार जाता है तो उसमें बहुत सारी संधियां थोप दिया जाता है, ठीक है। फिर चीन को बहुत अपमानित किया जाता है ना, बहुत सारी संधियां लगाकर, जिससे चीन के लोग ब्रिटेन के लोगों से बहुत ही नाराज रहते थे। जब चीन पर बहुत सारी संधियां थोप दी गई तो चीन अपने क्षेत्र में विदेशियों को व्यापार और यहाँ पर निवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया। क्या हुआ कि जब चीन ने विदेशियों को यहाँ पे व्यापार करने और निवेश करने से मना कर दिया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे अब व्यापार नहीं कर सकता है, ना ही आ सकता है। जिससे क्या हुआ, चीन के इस दुर्व्यवहार के कारण ब्रिटेन के लोगों में बहुत ही गुस्सा उत्पन्न हुआ, है ना। तो देखिए, इसका एक कारण नहीं था, ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध का बहुत सारा कारण था। इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था कि लोरचा एरो नामक एक चीनी समुद्री जहाज जो था वो चीन के समुद्री इलाकों में व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे आया था, लेकिन इस पर ब्रिटिश सरकार का झंडा लगा हुआ था, ठीक है। इसमें जो था अंग्रेजों का झंडा लगा हुआ था, जिससे इस जहाज को छापा मारने के बहाना से चीन के जो लोग थे, वहाँ की जो प्रशासन थी, वो जब्त कर लिया, ठीक है। और क्या हुआ उसके बाद, इसमें जो ब्रिटिश कप्तान था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 12 लोग थे इसमें जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जब ब्रिटिश लोगों को इसके बारे में पता चला तो क्या हुआ पता है, चीन को चेतावनी दिया कि उन लोगों को रिहा कर दो, नहीं तो मैं युद्ध की घोषणा कर दूंगा। अब क्या होता है, अब इसमें फ्रांस भी शामिल हो जाता है, इस युद्ध में फ्रांस भी शामिल हो जाता है। क्यों होता है चलिए बताते हैं। जब लोरचा एरो नामक जहाज जब्त कर लिया गया था तो उसमें जो था एक फ्रांसीसी मिशनरी भी था, ठीक है, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है, यानी शिक्षा देता है, मतलब ईसाई धर्म का शिक्षा देता है, जिसकी चीन में हत्या कर दिया जाता है। अब क्या हुआ कि चीन में जब इसका ईसाई मिशनरी का हत्या कर दिया गया तो फ्रांस भी गुस्से में आ गया, है ना, कि अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होता है, अब इस बात का पता फ्रांस को लगता है तो ब्रिटेन के साथ मिलकर चीन के खिलाफ युद्ध कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। लेकिन अंततः इस बार भी क्या होता है, चीन की इस युद्ध में बुरी तरह से हार हो जाती है। क्या होता है, चीन का बुरी तरह से फिर से एक बार हार हो जाता है और फिर से एक बार इसको चीन को बहुत सारी संधियां का और मुआवजा का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए इसको जो लाइन बाय लाइन लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसका पूर्ण विस्तार से समझते हैं। चलिए क्या है देखते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ब्रिटेन और चीन के मध्य हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1839 से 1842 में हुआ था। 2 साल के लिए यह युद्ध हुआ था, है ना, ब्रिटेन और चीन के मध्य हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति नॉनकिंग 1842 की संधि के तहत हुआ था। इसका जो समाप्ति हुआ था प्रथम अफीम युद्ध का वो कब हुआ था, 1842 में, और किस संधि के तहत हुआ था, नॉनकिन संधि के तहत, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे हम लोग को क्या है, चीन ब्रिटेन से हार जाता है, चीन जो है ब्रिटेन से हार जाता है। इसके पश्चात चीन को बहुत ही अपमानित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, चीन को बहुत सारा अपमानित किया जाता है ना। और ब्रिटेन और फ्रांस चीन की इस संधि से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह चीन से अधिक वाणिज्य व्यापार करना चाहता था। क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस जो था वो चीन का इस संधि से संतुष्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि बाहरी विदेशियों का व्यापार करने से प्रतिबंध लगा दिया गया, अफीम का भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस इस संधि से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। अब आगे क्या है, चीन से अधिक मात्रा में
व्यापार करने से मना कर दिया गया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, द्वितीय अफीम युद्ध का शुरुआत हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, इसका पृष्ठभूमि को हम लोग देखते हैं। हम लोग तभी इसका भूमिका को देखें कि कैसे कैसे द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है, नींव कैसे पड़ी, है ना। अब हम लोग देखते हैं पृष्ठभूमि इसका। पृष्ठभूमि में क्या है आपका, दूसरा अफीम युद्ध, जिसे दूसरा एंग्लो चाइनीज युद्ध या एरो युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, दूसरा अफीम युद्ध को दूसरा एंग्लो चाइनीज युद्ध या एरो युद्ध भी कहा जाता है ना। यह जो युद्ध हुआ था 1856 से 1860 तक ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में गठबंधन द्वारा चीनी किंग वंश के खिलाफ लड़ा गया था। यह जो युद्ध हुआ था वो 1856 से 1860 वर्षों के बीच हुआ था, ठीक है, मतलब कि 4 वर्ष तक यह युद्ध लड़ा गया था, यानी प्रथम अफीम युद्ध से भी अधिक लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में गठबंधन द्वारा हुआ था, यानी दोनों लोग मिलकर चीन को मारे थे, है ना, मतलब युद्ध किए थे। यह अफीम युद्ध का दूसरा प्रमुख संघर्ष था। यह जो युद्ध हुआ था दूसरा प्रमुख संघर्ष था, क्योंकि प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, अब जो है दूसरा अफीम युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, तो एक युद्ध नहीं था, ये तो दूसरा प्रमुख युद्ध था, जो अफीम के व्यापार को चीन में वैध बनाने के अधिकार के लिए लड़ा गया था। जो अफीम का व्यापार होता था चीन में, जो अवैध बना दिया था, चीनी जो सरकार था वो यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था, उसको वैध बनाने के अधिकार के लिए यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, द्वितीय अफीम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, ठीक है, मेन कारण क्या है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 का तात्कालिक कारण एरो घटना थी। द्वितीय अफीम युद्ध का जो तात्कालिक कारण क्या था, एरो का घटना। क्या थी एरो की घटना, चलिए देखते हैं। जब चीनी अधिकारियों ने ब्रिटिश ध्वज वाले चीनी जहाज एरो को जब्त कर लिया तो ब्रिटेन को युद्ध की घोषणा करने का बहाना मिल गया। अब क्या हुआ कि चीन के अधिकारियों ने जब ब्रिटिश जहाज को जब्त कर लिया तो उसको एक बहाना मिल गया, ठीक है, युद्ध करने का, क्योंकि बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, विदेश का व्यापार नहीं कर सकता है ना इसमें चीन में। तो अब क्या हुआ, इसको युद्ध करने का एक बहाना मिल गया कि अब इसको हम मारेंगे। अब क्या होता है, देखिए यह घटना ब्रिटेन के लिए व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लक्ष्य की पूर्ति न होने के व्यापक असंतोष से जुड़ी थी। यह जो युद्ध हुआ था मेन कारण क्या था इसका, कि यहाँ पे जो व्यापार करने से प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, निवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया गया था, अफीम को भी वैध बना दिया था, ठीक है, तो ये सब जो सारी बातें थी उसके कारण इसमें असंतोष की भावना उठी, ठीक है, जो नॉनकिन की संधि के बावजूद हासिल नहीं हुआ, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो नॉनकिन की संधि हुआ उसमें भी इसको ये हासिल नहीं हो पाया, इसलिए इसको अब एक बहाना मिल गया कि अब इसको हम मारेंगे, लड़ाई करेंगे और इससे हम जो है सभी प्रकार के कानूनों को तोड़कर हम इसको अपना विस्तार करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन के खिलाफ गठबंधन किया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस जो है दोनों मिलके चीन के खिलाफ युद्ध करने का घोषणा करता है ना। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध का कारण क्या है, द्वितीय अफीम युद्ध का मेन कारण, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा व्यापार संबंधित असंतोष, व्यापार करने में भी इसको असंतोष हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय राष्ट्र प्रथम अफीम युद्ध के बाद वे नॉनकिन की संधि की शर्तों से संतुष्ट नहीं थे। क्या हुआ, जब ब्रिटेन और फ्रांस जो था वो यूरोप में जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था और उसमें नॉनकिन की संधि जो हुआ था उससे वह संतुष्ट नहीं था, ठीक है, और चीन में आंतरिक वाणिज्यिक विशेषाधिकार प्राप्त करना चाहता था। और क्या हुआ, ब्रिटेन और जो फ्रांस जो है वो चीन के क्षेत्रों में अपना व्यापार को बढ़ाना चाहता था, ठीक है, जिसमें अफीम व्यापार को वैध बनाना और चीन के आंतरिक भागों में यात्रा की अनुमति शामिल थी। जिसमें क्या हुआ, अफीम व्यापार को वैध बनाना था, ठीक है, और चीन का जो आंतरिक भाग है उसमें भी वो आ सकता है, व्यापार कर सकता है, उसको छूट दिया जाए, है ना, यही सब उसका शर्तें था। अब अगला कारण क्या है हमारा, लोरचा एरो नामक घटना, ठीक है, लोरचा एरो घटना क्या है, लोरचा एरो घटना देखते हैं। लोरचा एरो जहाज की घटना द्वितीय अफीम युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। क्या बोल रहा है कि लोरचा एरो जो घटना हुआ वो द्वितीय अफीम युद्ध का मेन कारण बताया जाता है। लोरचा एरो जहाज का मालिक एक चीनी था। लोरचा एरो जहाज का एक जो मालिक था वो चीनी था, यानी चीन का था, लेकिन इसका जो कप्तान था वह एक अंग्रेज था, यानी ब्रिटिश लोग था। उसने जहाज पर अंग्रेजी झंडा लगाया हुआ था और उसका जो जहाज पर अंग्रेज का झंडा था, ठीक है, ब्रिटिश का झंडा। अब क्या होता है, 8 अक्टूबर 1856 को चीनी अधिकारियों ने ग्वांगझू में ब्रिटिश पंजीकृत पोत एरो पर छापा मारा। अब क्या होता है, 8 अक्टूबर 1856 को चीनी अधिकारी जो था वो ब्रिटिश जहाज पर क्या करता है, छापा मारता है, ठीक है, और उसके चालक दल को कथित रूप से समुद्री डकैती और तस्करी के आरोप में 12 चालकों को गिरफ्तार कर लेता है। और क्या होता है, समुद्री डकैत और तस्करी के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लेता है, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। जिसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के जितने भी लोग थे उसको
गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों देशों के बीच फिर से एक बार क्या हुआ, तनाव बढ़ गया, है ना। यही मेन कारण है लोरचारो जो जहाज था उसको जब्त कर लिया गया था और उसमें जितने भी लोग थे ब्रिटेन के लोग उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, यही मेन कारण है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट क्या हमारा, फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या। फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या 1856 में चीन में एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या कर दी गई। 1856 में क्या हुआ, चीन में एक फ्रांसीसी मिशनरी का हत्या कर दिया गया। मिशनरी मतलब हो गया आप लोगों को ईसाई धर्म का जो शिक्षा देता है, अपने धर्म के प्रति जो शिक्षा देता है उसको मिशनरी कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जो वहाँ पे हत्या कर देता है, जिससे क्या हुआ, फ्रांस ने इस घटना को बहाना बनाकर ब्रिटेन के साथ गठबंधन बनाकर चीन पर आक्रमण कर देता है। क्या होता है कि फ्रांस को भी एक बहाना मिल जाता है युद्ध करने का। ठीक है, बहुत सारा कारण होता है अपने भड़ास को निकालने के लिए एक मौका देखना। ठीक है, तो मौका तो मिल गया अब उसको। ठीक है, तो अब क्या होता है, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिलकर चीन पर आक्रमण कर देता है। अब हम लोग देखते हैं ताइपिंग विद्रोह। ठीक है, अब क्या होता है, चीन में ताइपिंग का युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो क्या इसमें चलिए देखते हैं। चीन में चल रहे ताइपिंग विद्रोह ने किंग सरकार को कमजोर कर दिया। क्या हुआ कि चीन में जो ताइपिंग विद्रोह चल रहा था उससे जो वहाँ का चीन का जो सरकार था वो कमजोर पड़ गया, है ना। जब युद्ध हो रहा है तो वो कमजोर पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि हर बार वो तो हार ही रहा था, तो वहाँ पे कमजोर पड़ गया। फिर क्या हुआ, जिससे पश्चिमी शक्तियों को लगा कि यह अपनी मांगों को मनवाने का सही समय है। जिससे क्या हुआ, जो पश्चिमी भाग के लोग थे जैसे ब्रिटेन फ्रांस जो थे उसको अब यही समय लगा कि अब इससे हम अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं युद्ध का परिणाम, यानी कि दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ। चलिए, चीन को इस युद्ध में दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा और इसके गंभीर भी परिणाम हुए। क्या हुआ कि इस बार भी चीन जो है हार जाता है और इसका जो परिणाम है वो गंभीर पड़ता है। ठीक है, चीन पर क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला क्या है, तियानजिन का संधि और बीजिंग का संधि। ठीक है, युद्ध की समाप्ति के बाद दो महत्वपूर्ण संधियां के साथ हुई। ठीक है, युद्ध का जब समाप्ति हुआ तो इसमें भी क्या होता है, संधि होता है। ठीक है, दो संधि होता है जिसके तहत चीन को कई बड़ी रियायतें देनी पड़ती है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, चीन को भी फिर से एक बार बहुत सारे शर्तों को मानना पड़ता है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट है अफीम व्यापार का वैधीकरण। ठीक है, चीन में अफीम का व्यापार कानूनी बना दिया गया। चीन में जो अफीम का व्यापार था उसको कानूनी बना दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, नए बंदरगाह का खुलना। 11 नए बंदरगाह चीन में विदेशी व्यापार के एवं निवेश के लिए खोल दिया गया। क्या हुआ कि 11 जो नए बंदरगाह था उसको खोल दिया। ठीक है, विदेशियों के लिए और व्यापार और निवेश के लिए भी इसको खोल दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या हमारा, चौथा पॉइंट क्या है, बीजिंग या पिकिंग में दूतावास। ठीक है, विदेशियों को पिकिंग में राजदूत रखने की सुविधा दिया गया। क्या हुआ कि विदेशियों को पिकिंग में राजदूत रखने की सुविधा दिया गया, है ना। पिकिंग में यानी चीन में जो एक जगह है पिकिंग नाम है, ठीक है, उसमें राजदूत रखने का सुविधा दिया गया। देखिए, राजदूत वो होता था जो राजा के द्वारा संदेश को दूसरे देश में पहुंचाना। ठीक है, दूसरे राजा के पास पहुंचाना, उसी को राजदूत कहा जाता था। राजदूत का काम होता था कि जो यहाँ पे सरकार बोल रही है, ठीक है, उसको वहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो वही राजदूत का काम होता था और वहाँ पे राजदूत रखने का सुविधा दिया गया, है ना। कहाँ पे, चीन में। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, व्यापार की छूट। व्यापार का छूट दिया गया। चीन के आंतरिक भागों में विदेशियों को व्यापार करने का छूट दिया गया। अब क्या हुआ, चीन के आंतरिक भागों में विदेशियों को व्यापार करने के लिए पूरी तरह से छूट दिया गया। ठीक है, अब छठा पॉइंट हमारा क्या है, छठा पॉइंट है क्षतिपूर्ति, यानी कि चीन ने ब्रिटेन को बहुत सारी क्षतिपूर्ति दी। ठीक है, चीन ने ब्रिटेन को $40 लाख और फ्रांस को $20 लाख बड़ी मात्रा में युद्ध की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। क्या हुआ कि चीन जो है ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत सारा नुकसान करता है, जिसमें जो वो मुआवजा देता है। मुआवजा में कितना देता है, $40 लाख जो है ब्रिटेन को देता है और फ्रांस को जो है $20 लाख देता है। ठीक है, युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए। अब आगे क्या है, सातवां है ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को चीन के आंतरिक क्षेत्रों में यात्रा करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली। क्या हुआ कि ईसाई जो मिशनरी था उसको चीन के आंतरिक भागों में यात्रा करने के लिए भी छूट दिया गया। ठीक है, और मिशनरियों को यहाँ पे प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो वीडियो है समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जरा सा भी आप लोगों को द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह का वीडियो हम लोग लाते रहें। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उसका भी हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।